हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। चमोली के नंगप्रयाग में राम कथा का आयोजन किया गया है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के पावन संगम पर कथावाचक मोरारी राम कथा का व्याख्यान कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कथावाचक मोरारी बापू इससे पहले देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में कथा अनुष्ठान पूर्ण कर चुके हैं। इस बार कथा का आयोजन मुंबई की सत्संगी रीना गौड़ की ओर से किया जा रहा है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कथावाचक मुरारी बापू सहित कथा में शामिल अन्य संतों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जीवन की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक आत्मचिंतन जागृत करने वाली कथा है। इस क्षेत्र के लोगों का तो है ही है, और जो लोग बापू की कथा में सम्मिलित होने के लिए देश भर से यहाँ आए हैं, ऐसे सभी भक्तगण, सभी राम भक्त, मैं आप सभी का पूज्य बापू की इस कथा में यहाँ पर आने के लिए, यहाँ के निवासियों का, यहाँ का सभी का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ। और राम कथा के इस दिव्य आयोजन में वेद व्यास पर आसीन मानस के मर्मज्ञ, हमारी सनातन संस्कृति के संभावक, संरक्षक और भारत की पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व जो वर्षों वर्षों से निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे पूज्य मोरारी बापू को मैं प्रणाम करता हूं। और देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की ओर से आपका मैं यहाँ पर पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ। साथ ही में ज्योतिमठ की तपोभूमि पर विराजे सभी संतगण, आयोजनकर्ता, श्रद्धालुजन, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों का भी, विशेष रूप से आप सभी का भी मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित नंदप्रयाग के इस पुण्य भूमि पर आयोजित हुए इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में आप सभी के बीच में मुझे भी संतवाणी सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे मैं पूज्य बापू से कह रहा था कि जब जब भी मैं आप देवभूमि में पधारते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि मैं पूज्य बापू के मुख से निकलने वाले स्तुति को, भगवान राम की कथा को अवश्य श्रवण करने आपके सानिध्य में पहुंचूं। लेकिन सच बताऊं तो लोग भी यहाँ कोई भी माध्यम बना होगा, लेकिन सच में भगवान राम की और भगवान हनुमान जी की कृपा जिन पर होगी वही यहाँ पर पहुंचेगा। और मैं आज क्या बताऊं कि कल रात को मुझे, आज बड़ा सुंदर संयोग भी है, आज ही भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुले हैं। और मुझे कल रात को यहाँ आना था, मौसम खराब हो गया, मैं यहाँ रुद्रप्रयाग तक पहुंचा, वापस जाना पड़ा मुझे, और पूरी रात बारिश होती रही। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के अवसर पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, बापू की कथा के शुभारंभ अवसर पर वहां पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन भगवान बद्री विशाल की भी कृपा हुई, बापू का आशीर्वाद भी है, और राम जी और हनुमान जी की कृपा से आप सबके साथ में भी यहाँ पर मुझे भी पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन गाथा कोई सामान्य कथा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक आत्मिक चेतना जागृत करने का एक ये माध्यम है। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस वातावरण में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम अनेक चुनौतियों को और अनेक जो विघ्न बाधाएं होती हैं उसको पार करते हुए यहाँ पर हो रहा है। यह आयोजन हमारी आत्मा को भी शुद्ध करने का, शोधन करने का, हमारे जीवन मूल्यों को पुनः जागृत करने का, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जो जीवन जो उनका जीवन है, उनके आदर्शों को
आत्मसात करने का एक दिव्य अवसर है। और जब हम भगवान श्री राम के आदर्शों को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में भी करुणा होनी चाहिए, हमारे जीवन में भी धर्म की आस्था होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, सेवा भक्ति होनी चाहिए। और पूज्य बापू की अमृत वाणी द्वारा हमें अपने जीवन को और राममय बनाने का संदेश प्राप्त होगा, हमारा सबका मार्गदर्शन होगा। हमें जीवन में किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से धर्म का पालन करना है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आज सुबह 6 बजे रवि पुण्य यानी कि पुष्य लगन में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खोलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। वहीं श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। धाम के कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर जहां 6 माह से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन के लिए देश विदेश के श्रद्धालु धाम पहुंचे हैं। धाम में 10,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। बद्रीनाथ मंदिर को 40 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने लिखा, जय श्री बद्री विशाल। 4 धामों में से एक, करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज वैदिक मंत्रोच्चार के दिव्य दवनी के मध्य पूर्ण विधि विधान के साथ भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। हमारी सरकार देश विदेश से उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम, सुरक्षित एवं सुखद स्मृतियों से परिपूर्ण बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए आगे बढ़ चलेंगे। बता दें कि श्री बद्री विशाल 4 धामों में से एक, करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज वैदिक मंत्रोच्चार की दिव्य दवनी के मध्य पूर्ण विधि विधान के साथ भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। हमारी सरकार देश विदेश से उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उन्होंने चलिए आगे बढ़ चलेंगे। आपको बता दें कि चक्राता विधानसभा के रामताल गार्डन में हर वर्ष की भांति मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने वीर शहीद केसरी चंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वीर शहीद केसरी चंद को याद करते हुए कहा कि केसरी चंद का योगदान युगों युगों तक याद किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभावों को सम्मानित भी किया, जिसमें कलम सिंह चौहान ग्राम फटेऊ को पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव की भाट का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह फिल्म जौनसार बाबर की रीति रिवाज, लोक परंपराएं, लोक संस्कृति व जौनसारी बोली भाषा तथा जौनसारी कलाकारों द्वारा बनाई गई पहली फीचर फिल्म है। इस फिल्म के अभिनेता के रूप में अभिनव चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो कि कलम सिंह चौहान के सुपुत्र हैं। वीर शहीद केसरी चंद, जिन्होंने 3 मई 1945 को अपनी शहादत दी थी, और ये बड़ा गौरव का विषय है आज की पूरे जौनसार बाबर ही नहीं बल्कि वो पूरे उत्तराखंड में उनको शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज रामताल गार्डन में माननीय मुख्यमंत्री खुद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। पूरे जौनसार बाबर की ओर से वीर शहीद केसरी चंद को शत शत नमन। 24.5 साल की उम्र में उन्होंने जो बलिदान दिया है देश के लिए, वो पूरा देश आज याद कर रहा है। शहीद केसरी समिति द्वारा मुझे कला और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। मैं इसके लिए पूरी समिति का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और माननीय मुख्यमंत्री का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे उत्तराखंड में मेरे द्वारा किए जा रहे कला और संस्कृति क्षेत्र में कार्यों को सम्मान दिया है। हमारे
देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया है। आने वाली पीढ़ियाँ उनको अपने स्मरण में रखें। यह हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार के आयोजन हमारे पर जिससे हमारे नौजवान, आने वाले युवा, कर्णधार देशभक्ति की ओर प्रेरित हों, उनके जीवन से प्रेरणा मिले और इस मेले को प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा जौनसार 72% पर्यटन के नक्शे पर विश्व के मानचित्र में आए। उसके लिए हम उसमें बहुत सारे काम यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे मासूम व्यापार की। नैनीताल में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सरोवर नगरी में कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण जरूर हुई, लेकिन अब हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये भ्रामक सूचना फैलाई जा रही थी कि नैनीताल पर्यटकों के लिए सुरक्षित नहीं है और होटल बुकिंग रद्द की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये केवल एक अफवाह है। आईजी कुमाऊं रिधिम अग्रवाल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि नैनीताल, कैंची धाम समेत समूचा कुमाऊं क्षेत्र देसी और विदेशी सैलानियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वे बेझिझक नैनीताल और अन्य पर्यटन स्थलों पर आएं और अपनी छुट्टियों का आनंद लें। आईजी ने बताया कि सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य है और सभी ड्यूटी पॉइंट्स पर पुलिस बल तैनात है। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर नैनीताल की घटना से जुड़ी भ्रामक या अफवाहपूर्ण जानकारी पोस्ट या साझा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से हल्द्वानी में फ्लैग मार्च निकाला गया। मैं यही कहना चाहूँगी कि नैनीताल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है और हम टूरिस्ट का स्वागत करते हैं। आप लोग नैनीताल में आए, कैंची धाम में आए, हमारे अन्य पर्यटक स्थलों पर आए। यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए तत्पर है। साथ ही साथ आपके चैनल्स के माध्यम से मैं यह भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत ऐसे वीडियोज़, बहुत ऐसे इनपुट्स देख रहे हैं जिस पर बिना सोचे समझे हम विश्वास कर लेते हैं। तो आप प्लीज इन वीडियोस पर विश्वास करने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी तरफ से जो बयान जारी हो रहे हैं उनकी ओर ज्यादा ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले, वीडियोस डालने वाले जिनसे कि लोगों में पैनिक स्प्रेड हो, रूमर्स आगे फैले, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश हमने सभी जनपदों के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स को दिए हैं। मैं एक बार फिर से वार्न करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर जो भी डाला जाए उस कंटेंट पर किसी भी प्रकार से पैनिक या रूमर स्प्रेड होते हैं तो संबंधित सोशल मीडिया हैंडलर्स के विरुद्ध कड़ी। नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना घटने के बाद जो सामाजिक माहौल बिगड़ा है उसे सुधारने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। एसएसपी प्रहलाद मीना ने कहा है कि बाजार में तोड़फोड़ करने वाले और पुलिस कर्मी से बदसलूकी करने वालों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें आरोपियों की पहचान की जा रही है। एसएसपी ने कहा कि सभी दोषियों को काफी सजा दी जाएगी। इसके साथ ही एसएसपी ने कहा है कि आम जनता के लिए नैनीताल पूरी तरह से सुरक्षित है। रात्रि को कोतवाली मल्लीताल में एक प्रकरण आता है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप का मामला आया था। उसी समय कुछ स्थानीय लोगों द्वारा थाने के आसपास की कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई तथा कुछ लोगों के साथ में अभद्रता की गई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल प्रभावी बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तीतर बीतर किया एवं शहर में कानून व्यवस्था स्थापित की। इसी मामले संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस कर्मचारी के साथ कुछ लोग अभद्रता करते हुए दिख रहे हैं। चूंकि इस मामले में पुलिस एफआईआर पंजीकृत कर चुकी है और पुलिस के द्वारा अभद्रता करने वाले लोगों का आइडेंटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इस मामले में जो भी लोग शामिल है, चाहे उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की हो या पुलिस कर्मचारी के साथ में अभद्रता की हो या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की हो, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण का हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। साथ ही वर्तमान में नैनीताल शहर में एवं नैनीताल जनपद में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। सारी दुकानें, सारे रेस्टोरेंट, सारे होटल, कैफे सभी खुले हुए हैं। आम जीवन यहाँ पे बिल्कुल सामान्य है। एहतियातन तौर पर हम जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट हमने कर रखा है ताकि यात्रियों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा एवं उनकी सहायता कर सके। नैनीताल पुलिस जितने भी यात्री नैनीताल में आने वाले हैं,
आप सभी से अनुरोध करती है कि आप बेफिक्र होकर नैनीताल। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो चुकी है, जिसको लेकर परिवहन विभाग धरातल पर उतरकर कार्यरत नजर आ रहा है। विभाग द्वारा उत्तराखंड में बाहर से आने वाले प्रत्येक वाहन को ग्रीन कार्ड और कार्ड आवंटित किए जा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड आवंटित करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चेकिंग के लिए बल की तैनाती भी चारधाम यात्रा रूट पर की गई है। यात्रा के दौरान परिवहन व्यवस्था को ठीक संचालित करने के लिए अलग अलग टीमें तैनात की गई हैं, जो कई क्षेत्रों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। परिवहन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और हमारे यहाँ जो बाहर की गाड़ियाँ और हमारे यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए सभी कार्यालयों से ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से सभी कार्यालयों से हम लोग इशू कर रहे हैं और इसके लिए हमने अलग अलग सेंटर्स भी बनाए हैं। रुड़की में, नारसन में और देहरादून में, आशा रोड़ी में इसके लिए पृथक से सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी चेकिंग के लिए पिछली बार की तरह हमने चेक पोस्ट यात्रा मार्गों पर स्थापित करी हैं। हर बार हम लोग 4 चेक पोस्ट स्थापित करते थे और एक हमारी शटल सेवा रुद्रप्रयाग में चलती थी। इस बार हमने एक सत्यनारायण में एक अतिरिक्त चेकिंग के लिए चेक पोस्ट लगाया हुआ है और विकास नगर में, हरबटपुर में भी हमने एक चेक पोस्ट अतिरिक्त लगाई है। तो वहाँ पर भी यात्रा पूर्व प्रस्थान करने वाली गाड़ियों को हम लोग चेक कर रहे हैं और ये चेक पोस्ट 4 बजे से रात के 10 बजे तक 2 शिफ्ट में संचालित हो रही है। तो जिसमें कोशिश की जा रही है कि जितने भी हमारी जो गाड़ियाँ चारधाम में जा रही हैं उनको हम चेक करने के बाद ही आगे भेजें। इसके अतिरिक्त हमारे जो रेगुलर स्क्वाड है जो हरिद्वार में, ऋषिकेश, देहरादून में, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में है, वो तो है ही। 9 स्क्वाड हमने अलग से लगाए हैं विभिन्न मार्गों पर और वो सारे यात्रा रूट को कवर कर रहे हैं। चंबा रूट पर स्क्वाड हमने एक पूरा लगाया हुआ है ऋषिकेश टू चिन्याली सौड़ के लिए। यमुना ब्रिज तक का है टामटा का और यमुना ब्रिज से आगे चिन्याली सौड़ तक के लिए एक अतिरिक्त स्क्वाड हमने लगाया हुआ है। ऋषिकेश में ऋषिकेश से कीर्तिनगर एक स्क्वाड है, इंटरसेप्टर वाहन है। कीर्तिनगर से रुद्रप्रयाग तक एक हमारे पास इंटरसेप्टर वाहन है और रुद्रप्रयाग में भी हमने 2 रूट पर, एक यात्रा रूट जो मेन है NH नेशनल हाईवे बद्रीनाथ मार्ग और एक जो रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक के लिए जाता है, वहाँ पर भी हमने एक अलग से इंटरसेप्टर दल लगाया हुआ है। बद्रीनाथ रूट को कवर करने के लिए भी कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ तक एक इंटरसेप्टर दल की अलग से तैनाती की गई है और चेक पोस्ट पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह पर हम लोग प्रवर्तन कार्यवाही भी कर रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि यात्रियों को भी किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। अभी तक लगभग 11,500 पौड़ी में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। चालक की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर रही है। अब तक पुलिस शराब के नशे में चल रहे 17 चालकों के मौके पर गिरफ्तार कर वाहनों को सीज किया और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्रों में शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग करने व रैश ड्राइविंग करने वाले वाहन चलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करें। चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार पुलिस सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। शनिवार को पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में पहुंचकर सत्यापन अभियान चलाया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने खास इनपुट के तहत असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों से आकर हरिद्वार में शरण लेने वाले लोगों का खास तौर पर सत्यापन किया जाना है। पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को पुलिस लाइन रोशनाबाद ले जाकर उनका आधार कार्ड, वोटर ID और अन्य दस्तावेजों को संबंधित विभाग से वेरीफाइड कराया। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि कुछ संदिग्ध लोगों के द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाकर हरिद्वार में रहने की जानकारी मिली है, जिसको लेकर वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चल रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। तो लोग बाहर से यहाँ पर आके रह रहे हैं, खासकर जो असम से या पश्चिम बंगाल से लोग आके यहाँ पर रुके हैं या उनके द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश से आके वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उन पर हम लोगों की विशेष नज़र थी। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने के बाद उनको आज उनके सभी डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए
एक वृहद स्तर पर करीब 300 से ऊपर लोगों को हम लोगों ने आज सत्यापन अभियान चलाया था। यह अभियान अब लगातार चालू रहेगा। जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार से बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं, जिनके पास और हमें ऐसा अंदेशा है कि उनके द्वारा जो आधार कार्ड हैं या जो अपने निवास प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, उन पर हमारी विशेष नज़र। अब पिछले कुछ समय से कुछ गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। हरिद्वार जनपद में बाहर से आके कुछ लोगों द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में रहा गया है। कुछ हमें ऐसी भी जानकारी मिली कि इनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं। जसपुर में प्रशासन के आदेश के बाद एक बार फिर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। उप जिलाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में जगह जगह सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों, किराएदारों और उत्तराखंड की योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। जो लोग बिना सत्यापन के रह रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर चदर सिंह चौहान ने बताया कि लगातार सत्यापन कार्य चल रहा है, जिसमें लाभार्थियों से लेकर जितने भी फल विक्रेता, ठेली लगाने वाले लोग हैं, खासतौर से जो बाहरी राज्यों से आकर के यहाँ काम कर रहे हैं, गठित टीमों के द्वारा सभी का सत्यापन चल रहा है। जो लोग बिना सत्यापन के यहाँ रह रहे हैं, उनके चालानी कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है और जो लाभार्थी पात्र नहीं पाए जाएंगे, उन्हें योजना के लाभ से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कार्य लगातार चल रहा है। उसमें लाभार्थियों से लेकर के जितने भी हमारे फल फेरी फड़ वाले लोग हैं, ठेली वाले लोग हैं, और ख़ास तौर पे जो बाहर राज्य से आकर के यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो किराएदार हैं और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी है, राशन कार्ड हैं, आयुष्मान कार्ड है, सभी का सत्यापन चल रहा है गठित टीमों के द्वारा, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा भी। और इसमें जो बिना सत्यापन के यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए जो पुलिस एक्ट के अंतर्गत है चालानी कार्रवाई के लिए SHO को निर्देशित किया गया है। और जो लाभार्थी पात्र नहीं पाए जाएंगे योजनाओं के, उनको उस योजना के लाभ से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में खैर के पेड़ काटने के मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं वन तस्कर से जब इस बात पर अधिकारियों ने पूछताछ की तो तस्कर ने वन विभाग के एक कर्मचारी को सम्मिलित होना बताया है, जिस पर इस पूरे मामले की जांच वन विभाग के आला अधिकारी रुड़की को सौंपी गई है। गौरतलब है कि रुड़की वन रेंज के इब्राहिमपुर गाँव और धनौरी बीट के से कुछ माह पूर्व वन तस्करों ने बेशकीमती खैर की लकड़ी के कई पेड़ काट लिए थे, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया था। तो जैसे कि ये प्रकरण जो है खैर के वृक्षों के पातन का, तो इसमें जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से 2-3 घटनाएं इस तरीके की हो चुकी हैं। ये जिस अभियुक्त को हमने जेल भेजा है उसने जो है उस कर्मचारी का नाम लिया है। तो जिस भी अभियुक्त को हमने जेल भेजा है वो खुद ही एक अपराधी है और उसकी पुष्टि भी हुई है। मौके पे उसकी लोकेशन वगैरह हमने वो सब निकाली है, तो उसकी पुष्टि हुई है। तो उसके बयान के बेस पे किसी कर्मचारी को एकदम से उसके खिलाफ कार्रवाई करना तो वो भी बिल्कुल उतना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कार्रवाई जरूर हो रही है। उस जो कर्मचारी है उनसे भी पूछताछ की जाएगी और इसमें जो भी अन्य सुराग मिलेंगे वो सब। शिवालिक नगर पालिका की बोर्ड बैठक हुई, जिसमें विकास, निर्माण और स्वच्छता से जुड़े कुल 55 प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा, अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार सहित सभी सभासद शामिल रहे। बैठक से पहले पालिका परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। रानीपुर विधायक आदेश चौहान भी बैठक में उपस्थित रहे। सभासदों ने चर्चा के दौरान कहा कि जब तक जनता को सुविधाएं नहीं मिलती तब तक हाउस टैक्स जमा नहीं किया जाएगा। बैठक में बरसात से पहले नालों और नालियों की सफाई का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके अलावा कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए नगर निगम के निस्तारण केंद्र पर कचरा भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 2 बड़े कूड़ा वाहनों की खरीद भी की जाएगी। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि अगले बोर्ड में कुछ और विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।